साथ मैं अदिति त्यागी और मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिन्हें किसी तरह के इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये गुस्ताखी करूँगी। हमारे साथ ऑथर हैं, 4 बड़े बुक्स उन्होंने लिखे हैं, प्लस वो मेंबर हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के और मेरी नज़र में वो इंसाइक्लोपीडिया हैं पाकिस्तान पर। तो फ्लोर इज़ ऑल योर्स तिलक देवेश्वर सर एंड थैंक यू सो मच कि आपने इस ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन किया है और वो भी यूएस से। आई रियली अप्रिशिएट दैट। Thank you very much. Thank you for calling me and to be part of your show. And please go ahead and ask what questions you want to. सर, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे लिए आप एनसाइक्लोपीडिया है पाकिस्तान पे, इतना कुछ आपने लिखा है, इतना मैंने आपके टॉक्स देखे हैं, जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान में, जिसमें हम देखते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस लिहाज से कि इमरान खान नियाज़ी जो हैं वो लगातार अटैक कर रहे हैं फ़ौज पर। हमने बीते दिनों में देखा, स्पेशली मई के महीने में देखा कि जो फ़ौज की क्रेडिबिलिटी थी उसे डेंट होते हुए देखा जब इमरान खान नियाज़ी के सपोर्टर्स ने जाकर कोर कमांडर के घर पर अटैक कर दिया। तो एक तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट पर अटैक और तीसरी तरफ ये जो इकोनॉमी का मेस है। आप एज एन एक्सपर्ट पाकिस्तान को इस वक्त कहाँ देखते हैं? आपने बिल्कुल सही just one Hindi or English? सर, इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, तो अभी पाकिस्तान एक्चुअली बहुत एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, एक जुडिशियल क्राइसिस है और एक सिक्योरिटी क्राइसिस है। तो इसको पीपल कॉल इट एज अ पॉली क्राइसिस, कि एक क्राइसिस दूसरे क्राइसिस में फीड करता है और जो अल्टीमेट चैलेंज होता है वो एक क्राइसिस से बढ़कर बहुत बड़ा क्राइसिस बन जाता है। तो पॉलिटिकली क्राइसिस की जो जड़ है वो सिंपली एक आदमी के अनब्रिडल्ड एम्बिशन की बात है। इमरान खान को डेमोक्रेटिकली रिमूव किया गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है, हर एक डेमोक्रेसी का पार्ट होता है। वो ये डिफीट, ये शिकस्त मानने के लिए तैयार नहीं था पिछले साल से। और सारी जो गतिविधियां हुई हैं पाकिस्तान में वो इस एक नुक्ते पर है कि ये आदमी अपने आप को पाकिस्तान से ऊपर समझता है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर समझता है और कहता है बस मैं ही हूं, जब तक मैं सत्ता में नहीं आता मैं किसी को कोई काम नहीं करने दूंगा और पूरा अनरेस्ट क्रिएट करूंगा। और उसने जो 2 नैरेटिव्स पकड़े, एक तो एंटी अमेरिकन कि मुझे अमेरिका की षड्यंत्र ने निकाला और दूसरा एंटी एस्टैब्लिशमेंट की आर्मी की कॉन्स्पिरेसी से वजह मुझे निकाल दिया। He tapped into a deep reservoir of support in Pakistan, anti-Americanism and anti-establishment. उससे उसकी पॉपुलैरिटी जो बिल्कुल 3 साल में बिल्कुल रॉक बॉटम हो गई थी। आपको याद होगा, बड़ा फेमस जोक बना था इसके बारे में। पहले तो ये कहता था ना कि आपको घबराना नहीं है, so then people started saying hun te sanu घबरान दे, let us get scared now, because he had run the country to the ground. But because of ये जो 2 नैरेटिव उसने पकड़े, उसकी पॉपुलैरिटी फिर से बढ़ गई। और आपने देखा कि जो पंजाब की जो लोकल बाय इलेक्शंस हुई, ही जस्ट स्वेप्ट द फ्लो। तो एक तो पॉलिटिकल क्राइसिस इस पर, और एडेड टू दिस इज कि आर्मी हैज रियलाइज्ड कि उन्होंने गलती की इस आदमी को चूज करके। उनको पता नहीं था कि ये किस तरह का ये आदमी है और किस तरह का ये फर्दर डेवलप करेगा। तो आर्मी अपनी गलती को सुधराने के लिए दे वांटेड टू फिनिश प्रोजेक्ट इमरान, बट इन द प्रोसेस उन्होंने अपने उंगलियां भी चला ली। बिकॉज जिस तरह का पब्लिक रिस्पांस आया 9 मई को, एक्चुअली 9 मई विल बी अ डिफाइनिंग पॉइंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। अब जैसे लोग कहते थे ना कि बांग्लादेश 71 में हुआ, फिर जिजिया का कू, ये वो, दिस विल बी अनदर डिफाइनिंग मोमेंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। कि जो पाकिस्तान आर्मी के अपने गढ़ में, पंजाब में, लाहौर में, उनको इतनी तरह से बुरी तरह से जलील किया। जब कोर कमांडर का हाउस, बाकी उनके जो मार्टर्स हैं उनके मेमोरियल, जीएचक्यू के गेट पर जाके उन्होंने हल्ला किया, और कितनी और जगहों पे उन्होंने डिस्टर्बेंसेस की इमरान खान सपोर्टर्स। तो दूसरी तरफ से आर्मी हैज गॉट। सो अब की जो पॉलिटिक्स 9 मई के बाद की जो पॉलिटिक्स है वो इस पर है कि आर्मी इज नाउ डिटरमिन्ड कि जिन लोगों ने, स्पेशली दे आइडेंटिफाइड, जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीआईएसपीआर ने की, दे हैव आइडेंटिफाइड कि ये आदमी था, he was responsible, he conducted this conspiracy, he did this planning, and उसको नहीं छोड़ेंगे। अब तो एक तो पीटीआई को डेसिमेट करेंगे, खत्म करेंगे, वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, so many people have left। और दूसरी तरफ से ये
इमरान खान को इस तरह से डील करेंगे, या ये तो जेल तो जाएगा ही जाएगा, इसको डिस्क्वालीफाई करेंगे टू मेक श्योर कि ये अगली इलेक्शन ना कंटेस्ट कर सके, और अगर कंटेस्ट करता भी है बाय अ फेवरेबल जुडिशरी, ही विल नॉट बी एबल टू कम बैक इनटू पावर। एटलीस्ट 5 साल के लिए इसको प्रायश्चित करना पड़ेगा, एंड देन मे बी आफ्टर 5 years, जैसे नवाज शरीफ भी बाहर रहा है 5 साल, अब उसको रिहेबिलिटेशन उसकी हो रही है, जरदारी भी रहा था बाहर, उसकी अब रिहेबिलिटेशन हो गई। सो इसको 5 साल तक के लिए तो मैं नहीं देखता कि इमरान खान विल कम बैक। सो ये तो एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, और इसकी अदर जो एलिमेंट्स हैं कि इलेक्शन कब होती है, असेंबलीज कब डिसॉल्व होती हैं। अगर वो अपने मुद्दे पे टाइम पे डिसॉल्व होती हैं तो फिर 60 डेज के अंदर इलेक्शन होनी है, अगर वो पहले हो जाती हैं तो 90 डेज का टाइम मिल जाता है। मगर उसमें there's an issue of constituency delimitation, whether that will come into play, किस तरह की केयरटेकर गवर्नमेंट्स आती हैं। एज इट इज यू नो कि पंजाब और केपीके की जो केयरटेकर गवर्नमेंट्स, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड पीरियड एक्सीड कर लिया है, तो एक्चुअली दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दे आर रनिंग एट द मोमेंट बट दे आर कंटिन्यूइंग। सो दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कि जुडिशरी, जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्प्लिट है। जो चीफ जस्टिस है, ही इज टोटली फेवरिंग इमरान खान टू द एक्सटेंट दैट पीपल आर सेइंग ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं है, ये फर्स्ट चीफ ऑफ जुडिशियल स्टाफ बन गया है। जैसे ना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, तो ही इज बिकम चीफ ऑफ जुडिशियल स्टाफ, दैट ही सेट्स अप हिज ओन बेंचेस, ही डजंट कंसल्ट द सीनियर जज हु हैज बीन नॉमिनेटेड टू बिकम द नेक्स्ट चीफ जस्टिस। तो दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल क्राइसिस जो है। और देन इज द इकोनॉमिक क्राइसिस, जो आपने उसका जिक्र किया था शुरू में। इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है? इकोनॉमिक क्राइसिस बेसिकली पाकिस्तान है कि दिस इज वन कंट्री which consumes more than it produces. उसको ये चीज, तो इसको तो they have to borrow money. अगर आपके पास उतने आपके वसाइल नहीं है जितना आप कंज्यूम कर रहे हो, तो आप वो बोरो करोगे। अब बोरो करते करते इतना हो गया है कि अब उनको कर्जे वापस देने के लिए पैसे नहीं है। आज की डेट में उनके रिजर्व्स हैं 3.5 बिलियन, दे हैव टू पे 900 मिलियन बाय टुमारो, and in the next 6 months they have to return 10.5 billion, of which 5 billion cannot be rolled over. अगर वो करते हैं तो उनका तो वो कंगाल हो गए, they will go and they'll have no reserves left. अपने दोस्तों से इतना इतना मांग लिया, अभी यूएई और सऊदी अरेबिया ने मिलकर उनको $4 बिलियन दिए, चाइना ने रोल ओवर किया 500 मिलियन उनको दिए। अभी किसके पास जाएंगे? IMF was the last resort, last hope, और 30 जून को IMF का जो EFF एक्सटेंडेड फैसिलिटी जो उनका प्रोग्राम था वो एक्सपायर हो रहा है। उनकी एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुई, कल तक तो नहीं हुई थी, आज और कल में होती है नहीं होती है मुझे नहीं पता, होगी भी है, मगर उनकी बोर्ड मीटिंग कोई लिस्टेड नहीं है। बोर्ड हैज टू अप्रूव, अगर लोकल लेवल पे हो जाती है तो बोर्ड हैज टू अप्रूव, बट बोर्ड हैज नॉट सेट अप अ डेट फॉर मीटिंग। अब इसकी बात हो रही है कि इंस्टेड ऑफ ए नॉर्मल, वो तो लैप्स हो जाएगा, तो एक शॉर्ट टर्म ब्रिजिंग फंड उनको दिया जाए कि जिससे वो 6 महीने निकाल सकें, और जब इलेक्शन होके नई सरकार होती है तो एक नया प्रोग्राम हो नई सरकार से डिस्कस हो। तो अगले 1-2 दिनों में इसका भी पता चल जाएगा कि IMF से पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और अगर नहीं मिलते तो पाकिस्तान की हालत जितनी खस्ता है और भी खस्ता हो जाएगी। सर, आपसे क्योंकि बहुत सारे फॉल्ट लाइंस का जिक्र किया जाता है जब पाकिस्तान की बात की जाती है। अभी आपने जब इमरान खान नियाजी का जिक्र किया था, तो आपने कहा एक तो वो जो एंटी अमेरिकन नैरेटिव था, दूसरा आपने जिक्र किया था एंटी स्टैब्लिशमेंट। जो मैंने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात की, एक और बिंदु जिसके बारे में मैं चाहूँगी आपके थॉट्स, कि इमरान खान नियाजी ने खुद को एक रिलीजियस लीडर, एक रिलीजियस प्रीचर के तौर पर भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, और उस वजह से भी कहीं ना कहीं जनता के बीच अपनी पहचान बनाने में या जनता के इमोशंस को एक्सप्लॉइट करने में इमरान खान नियाजी कामयाब हुए। एक तो ये ऑब्जर्वेशन है। दूसरा, अगर पाकिस्तान को जितना बहुत ही लिमिटेड नॉलेज में जाना समझा, पाकिस्तान की जो एक रिलीजियस आइडेंटिटी है उसके गार्डियन के तौर पर पाकिस्तानी फौज को जाना जाता है। क्या आप मानते हैं कि जो रिलीजियस आइडेंटिटी इमरान खान नियाजी ने अज्यूम करने की कोशिश की, that also led to his clash with the Pakistani फौज? मुझे नहीं लगता उसके बारे में कि that particular issue was important. The issue was कि इमरान खान चाहता था कि आर्मी मेरे अंडर हो। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई जब उसने कहा कि जो DG ISI है फैज हमीद,
उसको आर्मी चीफ जनरल बाजवा वांटेड टू शिफ्ट हिम आउट एज अ कोर कमांडर, कि अगर उसको आर्मी चीफ, नेक्स्ट आर्मी चीफ के लिए कंटेस्ट करना है, उसमें ही हैज टू बी इन द रनिंग, तो उसको 1 साल के लिए कोर कमांड करनी पड़ेगी, और उन्होंने पेशावर उसको पोस्ट कर दिया। इमरान खान चाहता कि नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो आर्मी का ये प्रिंसिपल है कि आर्मी के फेवरेट पॉलिटिशियंस होते हैं, मगर वो पॉलिटिशियंस को ये रिलैक्सेशन नहीं देते कि पॉलिटिशियंस का कोई फेवरेट जनरल हो। जनरल एक ही होता है, आर्मी चीफ। और इमरान खान यहाँ एक DGISI के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, तो ये आर्मी को कबूल नहीं था एज एन इंस्टीट्यूशन। आर्मी कैन नॉट एक्सेप्ट एज एन इंस्टीट्यूशन दैट अ पॉलिटिशियन शुड हैव फेवरेट जनरल्स। सो अक्टूबर नवंबर 21 से ये टसल शुरू हुआ। उस टाइम आर्मी ने डिसाइड किया कि बस दिस मैन हैज टू गो, ही इज टू डेंजरस। क्योंकि अगर पॉलिटिशियन आर्मी के चेन ऑफ कमांड में दखल अंदाजी कर देना शुरू कर दे, तो फिर तो आर्मी तो खत्म हो गई। सो मुझे लगता है दैट वाज द मेन थिंग, नॉट दिस रिलीजियस। इसी रिलीजियस तो बेचारा, लोग कहते हैं ही कांट इवन प्रोनाउंस सो मेनी इस्लामिक वर्ड्स। उसे रियासत मदीना पकड़ लिया, वो तस्बीह लेके घूमता रहता है, बट ही रियली डजंट नो द रियल मीनिंग। और उसने जो चीजें कही हैं, कई बयान चीजें कही हैं, एंड लॉट ऑफ पीपल सेड कि दिस इज एक्चुअली ब्लास्फेमी। अभी तक तो वो बचा रहा है। किसी ना किसी वक्त कोई रिलीजियस लीडर उठ के बोलेगा कि ये तो इसने तो तौहीन रसूल की है। सो यू नेवर नो व्हाट इज स्टोर फॉर इमरान खान इन द फ्यूचर। सर एक बात बताएं कि क्या ये पाकिस्तानी आर्मी जो है, ये सबसे वीक आर्मी आपको दिखाई देती है, पाकिस्तान की फौज? क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इतनी बेइज्जती हुई है पोस्ट May 9th कि 71 की हार जब इन्हें मिली थी, तब भी जनता के मन में इनके लिए सिंपैथी थी। आप इस तरह के कमेंट्स को कैसे देखते हैं, या आपको लगता है कि आर्मी की जो प्रेस्टीज है, जो रेपुटेशन है, वो इंटैक्ट है May 9th के बावजूद? नहीं, एक तो बात सही है, इसी सोशल मीडिया के दौर में, और इतना एक्टिव सोशल मीडिया, स्पेशली इमरान खान का जो सोशल मीडिया टीम थी अभी भी, सो उससे एक माहौल, एक इंप्रेशन क्रिएट किया गया है कि आसिम मुनीर इज अ वीक आर्मी चीफ। कई लोग उनको बुलाते हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, उसको जनरल का ओहदा भी नहीं देते। एंड जो इवेंट्स हुए, सो द प्रेस्टीज ऑफ द आर्मी हैज डेफिनेटली बीन डैमेज्ड। बट लोग ये नहीं समझ पाते कि जो पाकिस्तान आर्मी है, इट इज अ डिसिप्लिन्ड फोर्स। इट इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड फोर्स। द चेन ऑफ कमांड कंटिन्यूज टू होल्ड, एंड जो इंटेग्रिटी और आर्मी चीफ और कोर कमांडर्स की जो यूनिटी है, उसको डेंट करना इतना आसान काम नहीं है। यही गलती इमरान खान से हुई। इसने समझा अपने आप को कि मैं इतना पॉपुलर हूं, और लोगों ने भी इसको कहा कि जी आप तो आर्मी में भी बहुत पॉपुलर हैं, वहां बगावत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसने सपोर्टर्स को इशारा किया, और फिर May 9th के इंसिडेंट्स में। बट ऐसी बात नहीं है। आर्मी तब भी 9th May में 1-2 दिन थे जब आर्मी चीफ पहले बाहर थे, पर जैसे ही वापस आए, ही टू कंट्रोल एंड ही सैक्ड द कोर कमांडर लाहौर। फर्स्ट थिंग दैट ही डिड, कि आप अपने घर को नहीं बचा सके, आप लाहौर शहर या पाकिस्तान को क्या बचाओगे? एंड विद इन अ मंथ the army has carried out accountability. They have sacked 1 lieutenant general, 3 major generals, and 7 brigadiers, all serving officers. ये कभी इस तरह की accountability पाकिस्तान में नहीं हुई. This shows that the army is very much in, army chief is very much in control, and the chain of command and integrity of the army continues to hold. सोशल मीडिया के जो बाहर लोग बैठे हुए, अमेरिका में कोई बैठा है, कोई लंदन में बैठा है, वो इस तरह की चीजें कहते रहते हैं। उससे जो लोग जानते हैं पाकिस्तान आर्मी को, और जो लोग जानते हैं किस तरह के वो फंक्शन करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। यस, इट्स प्रेस्टीज हैज सर्टेनली बीन डेंटेड। जो इंसिडेंट्स हुए हैं, तभी तो आर्मी को इतना गुस्सा है कि पहली बारी 70 साल में किसी ने ऐसी जुर्रत की कि हमारे ही गढ़ में घुस के इस तरह की बातें की हैं। सो प्रेस्टीज इज डेफिनेटली बी डेंटेड। बट देखिए, 71 के बाद भी the army clawed its way back to power and into the goodwill of the people. ओसामा बिन लादेन के इंसिडेंट के बाद भी the army clawed its way back, और अभी भी वो कर रही है, क्योंकि लोग भी ये देखते हैं कि ये क्या हो गया। हमारा ये आइडिया तो नहीं था कि जो मार्टर्स हैं, जो शोहदा हैं, उनके मेमोरियल्स को हम डैमेज करें। हम कितना गिर गए हैं, तो वो भी लोग पूछ रहे हैं।
कि क्या हमारे जो भाई बंधु थे, क्या उन्होंने जान पाकिस्तान के लिए इसलिए दी कि उनकी मेमोरी को ऐसा रोन दिया जाएगा? एंड पीपल रिस्पेक्ट द आर्मी इन पाकिस्तान, स्पेशली इन पंजाब। वो तो बहकावे में इस आदमी के आ गए, एंड दे वेंट आउट बिकॉज एक साल से ये कह रहा था ये मीर जाफर है, ये मीर सादिक है, और ये है और वो है। सो यस, प्रेस्टीज, जैसे मैं कहता हूँ, हैज बीन डेंटेड, बट दे विल क्लॉ बैक, और आर्मी इज यूनाइटेड, इंटेग्रिटी कंटिन्यूज टू होल्ड। इसी पाकिस्तान को एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट क्या चीज एक जुट रख रही है, वो है पाकिस्तान आर्मी, नथिंग एल्स। जिस दिन पाकिस्तान आर्मी टूट गई, then the consequences of that, and this is what the US, this is what China, everybody, India will all be worried about, कि अगर ये यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ द पाकिस्तान आर्मी डैमेज होती है तो एक तरफ से चलो हमें फायदा है ऑब्वियसली, बट what happens to the nuclear weapons and command and control of the nuclear authority? उनके वजह क्या है? will they fall in jihadi hands? किसके पास वो चले जाएंगे? वो रिलीजियस फैनेटिक्स के पास चले जाएंगे? क्या जर्नल्स आपस में लड़ना शुरू करेंगे? So this is the other side of the coin. Weakening of the Pakistan army is certainly, what could be better for us? कि internally implosion हो फायदे के, but you have to think long term. You have to think strategically, not only tactical games. सर, आपने ये बहुत अहम बिंदु उठाया, क्योंकि एक्चुअली मेरा वही नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हम देख रहे हैं बगावत बलूचिस्तान में, हम देख रहे हैं बगावत सिंध में, हम खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं किस तरह से जो पाकिस्तानी सरकार या फिर पाकिस्तानी फौज है उसके खिलाफ गुस्सा है। इधर पीओके जो भारत बार बार इस बात को रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है कि वो पीओके नहीं कर रहेगा क्योंकि वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। आप पाकिस्तान को मौजूदा हालात में क्या आप पाकिस्तान को बिखरते हुए देखते हैं? और एक और सवाल था मेरा आपसे इसी से जुड़ा हुआ, क्या ये पाकिस्तान एट इट्स वीकेस्ट है इन इट्स हिस्ट्री? इसमें I'll answer it in two parts. ठीक। Biggest threat, immediate threat to Pakistan, जिसमें मैंने सिक्योरिटी का इशू किया था, इस वजह तहरीक तालिबान पाकिस्तान कि जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, जो अर्स्टवाइल फाटा में हो रहा है, so that's a very big threat to Pakistan. बलूचिस्तान में भी है, मतलब बलोच रेबल्स 48 से there are sort of a very low level insurgency going on. सिंध में भी अनरेस्ट है, बट ये चीजों से पाकिस्तान नहीं बिखरेगा, क्योंकि जब तक आर्मी की इंटेग्रिटी और यूनिटी एंड चेन ऑफ कमांड होल्ड्स, दे विल बी एबल टू डील विद इट। पाकिस्तान आर्मी इज वीक, कि उनके लिए कोई आदमी बंदूक उठाता है उसको फेस करना प्रॉब्लम की बात नहीं है। जहां लोग बंदूक नहीं उठाते और सिविल अनरेस्ट और सिविल डिसोबीडियंस में जाते हैं, जैसे किसी जमाने में गफार खान एंड खुदाई खिदमतगार, और जैसे आज के जमाने में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, मास प्रोटेस्ट अनआर्म्ड, और वो क्या बात कर रहे हैं? अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए बात कर रहे हैं। सो दैट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो बांग्लादेश पे क्या हुआ था? वो जीवर रेवान डिडंट पिक अप अ वेपन इनिशियली व्हेन दे क्रैक डाउन, बाद में वो तो बाद में हुआ, बट पाकिस्तान इस चीजों से नहीं बिगड़ेगा। मैंने पहली किताब में मेरा जिक्र किया था, एक आई कॉइन्ड एन एक्रोनिम कॉल्ड वीप, WEEP, स्टैंडिंग फॉर वाटर, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन। ये चीजें हैं द लॉन्ग टर्म नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो एक मुल्क को अंदर से खोखला करती हैं। और ये चीजें 10 साल पहले पाकिस्तान should have been in an emergency situation. आज की डेट पे दे शुड बी इन अ डिजास्टर मैनेजमेंट मोड, बट कोई इन बातों पे ध्यान नहीं दे रहा बिकॉज अदर पॉलिटिकल इश्यूज में उलझे हुए हैं। पानी का मुद्दा जैसे है, पाकिस्तान के थिंक टैंक्स खुद कहते हैं कि 2225 में या उसके 2-3 साल पाकिस्तान विल बिकम एन एब्सोल्यूट वाटर स्केर्स कंट्री। उसका मतलब है that the availability of water per capita will fall below 500 cubic meters, which is drought-like conditions all over the country. लोगों को पीने के लिए पानी नहीं होगा। In 3 अब years ये now? पानी, हाँ बिल्कुल, आप मेरी पहली किताब पढ़े पाकिस्तान कोटिंग द एबिस, तो पीने के लिए पानी नहीं होगा इन पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन ड्राउट। अब ये ना तो न्यूक्लियर वेपन्स, नो आर्मी, नो कुछ सॉल्व कर सकती है। दिस हैज टू बी अ लॉन्ग टर्म मेजर्स।
एजुकेशन देखिए, 50% ऑफ पाकिस्तान स्कूल चिल्ड्रन डोंट गो टू स्कूल्स, और जो जाते भी हैं दे हैव मैसिव ड्रॉप आउट रेट्स गोइंग टू सेकेंडरी एंड हायर. एज अ रिजल्ट पाकिस्तान की जो लेबर फोर्स है टुडे, मोर देन 60% इज आइदर इलिटरेट और हैज डन ओनली प्राइमरी और सेमी लिटरेट. तो अभी इंक्रीजिंगली टेक्नोलॉजिकल एंड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ये कैसे compete करेंगे? Pakistan's population is growing at 2.4%. They are already at about 220, 230 million. They'll go to 250 million and 300 million तक में पहुंच जाएगी. आज की अब तारीख में उनका प्रॉब्लम है फूड एंड वाटर. इतनी जब आबादी बढ़ जाएगी, हाउ आर दे गोइंग टू डील विद इट? एंड इट्स अ यंग पॉपुलेशन. पाकिस्तान में 3 million people enter the labor force every year, year after year, for the next 40 years. उनके लिए जॉब्स नहीं है. अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी 6% पे ग्रो करे, they can create jobs of 1.5, about 1.2 million. तो 1 million का जो डेफिसिट होगा हर साल, कैसे उसको कवर करेंगे? और इकोनॉमी वैसे ग्रो कर रही है 0.3% पे इस साल की जो जीडीपी ग्रोथ है. सो 3 million people will be unemployed every year, year after year. इनका क्या फ्यूचर होगा? जिहादी बनेंगे? They will go into madrasas and become jihadi. There is no other job opportunities available. Foreign companies are leaving Pakistan today. Growth nahi hai because imports have been curtailed. So textile factories have closed down. About 2.5 million of people out of jobs. 25 लाख लोग अगर जॉब में हैं, ऐसे निकल गए, तो उनकी फैमिली अगर 4 भी करें या 5 करें, you can imagine the quantum of people who are left no sustenance. तो ये जो क्राइसिस बिल्डअप हो रहा है इम्प्लोजन का within Pakistan, this is the danger for Pakistan more than अभी जो हम देख रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग क्राइसिस जो है, पॉलिटिकल है, सोशल है या डिफरेंट प्रोविंसेस में है, उससे पाकिस्तान नहीं बिखरेगा. अगर पीने के लिए पानी नहीं है तो लोग क्या करेंगे, है ना? सो दिस इज एंड इफ इट गोज टू डिफॉल्ट और लोगों को खाने के लिए नहीं है, Pakistan has the largest contiguous irrigation system in the world, yet they are importing 3 million tons of wheat because of mismanagement. अब यूक्रेन क्राइसिस की वजह से वहां से wheat भी नहीं मिल रहा है इनको. So all round crisis है, and these are the more long term issues which people in Pakistan are not paying attention to at the moment. थैंक यू सो मच तिलक देवेश्वर सर. मुझे कहना होगा कि आपके साथ मैंने ये जो मेरा कॉन्वर्सेशन रहा बहुत ही एनलाइटनिंग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है. देयर इज सो मच टू थिंक अबाउट, देयर इज सो मच फूड फॉर थॉट. और मुझे पूरा यकीन है जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्होंने भी काफ़ी एंजॉय किया होगा, और एंजॉय करने से ज़्यादा उन्होंने बहुत कुछ नया सीखा होगा, और अब वो बहुत सी जो इन्फॉर्मेशन आपने मेंशन की है उसे और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहेंगे. और इसीलिए मैं आपको कहती हूँ एनसाइक्लोपीडिया ऑन पाकिस्तान. आई रियली एंजॉयड इट सर, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू. थैंक यू सो मच. आभार, धन्यवाद कि आपने ये इनसाइट्स जो है हमारे साथ शेयर किए. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच आदित्य जी. ग्रेट फन टॉकिंग टू यू. मुझे भी बहुत मजा आया एंड आई लाइक शेयरिंग माय व्हाटएवर लिटिल आई नो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. जय हिंद सर. जय हिंद. जय हिंद.